स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज का जो टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए हैं हम वो क्लास 10 से लेके आए हैं। और एक्सरसाइज जो है हमारी वो है 3.5। और जो एक्सरसाइज हम इस बार करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 3.5। और 3.5 एक्सरसाइज में हमको जो करना है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए एक फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ, आप उसको देखें ज़रा। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये कैसे फार्मूले का क्या करना है। देखो मान लो कि आप फार्मूला इसका होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 a2 b1। ओके, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो आया है ये कैसे आया है। तो लेट फॉर एग्ज़ाम्पल हम इक्वेशन मान लेते हैं दो, a1x प्लस b1y प्लस c1। ओके, बराबर 0। एक मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ओके, ये एक इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब बात करते हैं कि ये जो आया है ये कैसे आया है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसको कहते क्यों हैं। तो देखो इधर हम x मान लेते हैं, इधर y मान लेते हैं, इधर 1 मान लेते हैं और ये इधर हमने इसको ऐसे कर लिया, इनको हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अब ये x है, ठीक है। अब ये x है, अब x वाले जितने हैं इनको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, बाकी का जो बचा y वाला और c1 वाला उसके आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो आप यहाँ से आप लिखेंगे b1 b2 c1 c2। ओके, नाउ और इधर की तरफ आप क्या लिखोगे, जब y की बात करेंगे हम, जब y की बात करेंगे हम तो हम क्या लिखेंगे c1 c2 a1 a2। और जब c की बात होगी तब हम इसकी 1 की बात जब होगी तब हम लिखेंगे a1 a2 b1 b2। ओके, अब हमको क्या करना है, देखो ध्यान रखना एक चीज़ कि इस वाले मल्टीप्लिकेशन में से आपको इस वाले मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है। ओके, जैसे देखो b1 c2, तो b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1। अब यहाँ पे क्या होगा c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1। अब यहाँ होता है a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। ठीक है, जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पर ये x अपॉन b1 x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2। ओके, बराबर y अपॉन इधर क्या लिखेंगे हम c1 a2 माइनस c2 a1। ओके,
अब यहाँ क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, ये होगा। ये आ गया हमारे पास इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। ओके, अब हमें मान लो हमको डायरेक्ट x की वैल्यूज़ निकालनी है, तब इसी से हम एक फॉर्मूला, कुछ x की और y की वैल्यूज़ आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से इसी से x की और y की वैल्यूज़ बनेंगी। ओके, देखिए हम अब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, कहने का मतलब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ से x को अगर हम यहीं छोड़ दें और ये पूरा उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, आपको x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम y को और इसको, y वाले को और इसको कंपेयर करते हैं, y वाले को और इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होगा कि y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से y की बराबर क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, आपको x की और y की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। नाउ उसके बाद अब हमको क्या करना है, उसके बाद देखिए, अब आपको एक चीज़ और बता दें कि आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना, हमेशा हमेशा जैसे अब यहाँ से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो गया ये हमारा, तो अब इन इक्वेशंस के बिहाफ पे मैं आपको कुछ चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, इसको ज़रूर याद रखना कि यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो तो क्या होता है, हमको मिलता है एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलता है, हमको मिलता है एक यूनिक सॉल्यूशन। देन उसके बाद अगर हमको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब एक दूसरे के बराबर मिल जाता है तो हमको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो मिलते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। क्या, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं हमको, बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब उसके आंसर्स अनगिनत हो सकते हैं। देन उसके बाद में यदि हम a1 अपॉन a2 हमारा b1 अपॉन c2 के बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो तो हमें मिलते हैं, तो हमें ये होता है हमारा नो सॉल्यूशंस। क्या होता है, ये होता है नो सॉल्यूशंस। क्या होता है, नो सॉल्यूशंस। तो अब हम सवालों की बात करते हैं। आपको कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अब धीरे धीरे हम चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं कि असलियत में इसका प्रयोग कहाँ होगा और कैसे होगा। अब ये जो दो क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं ये एक्सरसाइज 3.5 के हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस।
इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें से आपको बताना है, 4 पार्ट दे रखे हैं तो 2 पार्ट करेंगे हम। और इसमें ये आपको बोल रहा है कि आप ये बताओ इसमें से कौन सा यूनिक सोल्यूशन है या फिर कौन सा किसका नो सोल्यूशन है या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस है। और यदि अगर कोई यूनिक सोल्यूशन है तो उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप उसको सॉल्व करें, उसमें x की और y की वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो पहले हम बात करें, पहले हम देखेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है या फिर कौन सा सोल्यूशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे इसकी। तो वो कैसे पता लगेगा आपको, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे देखो आप पहले आप ये देखो कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 देखिए। ठीक है, हाँ अब हम इनको लिख के देखते हैं। ठीक है, अब हम इनको लिख के देखते हैं। देखो पहले A1 लिख लेते हैं। इसका इधर A1 क्या होगा, 1 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। और A2 क्या है, 3 है। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, -3 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, -9 है। इसका कोफिशिएंट ये इधर क्या है, ये है -3 और ये है -2। अब आप देखिए माइनस से माइनस अगर मैं काट दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 1/3। तो कहने का मतलब ये है कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2। और जब ये वाली कंडीशन आती है, तब मैंने आपको बताया था कि जब ये वाली कंडीशन आती है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर नहीं है। और जब ये वाली कंडीशंस आती हैं तब हम बोलते हैं उसको, क्या होता है वो, उसके होते हैं नो सॉल्यूशंस, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं निकलेंगी। नो सॉल्यूशंस, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं निकलेगी। ठीक है, अब सेम तरीके से इधर भी हम देखते हैं कि A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। हम चेक कर रहे हैं, अभी कुछ बराबर नहीं किसी के। ठीक है, तो पहले हम A1/A2 रखते हैं तो 2/3 हो गया। अब 1/2 हो गया और C1 ये 5/8 हो गया। मतलब कोई भी किसी के बराबर नहीं है। यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिल गई, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, B1/B2 के बराबर नहीं है। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते तब जो आता है वो हमको मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलता है हमको, यूनिक सॉल्यूशन। अब जब हमको ये पता लग गया कि इसमें ये यूनिक सोल्यूशन है, अब इसकी हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। ओके, ये है। अब आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है। देखो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये x, हमने इसको कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ओके, नाउ हमको पहले B1 देखते हैं। B1 क्या है, B1 क्या है हमारे पास, यहाँ 1 है। हमने 1 को मल्टीप्लाई किया C2 से, B1 C2। अब C2 क्या है यहाँ पर, 8 है, 8 माइनस B2 C1।
B2C1 मतलब 2 को हम करेंगे, ये आपका इधर ये जो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आएंगी, जब ये वैल्यू इधर आएंगी तो ये माइनस में हो जाएंगी, तो ये माइनस में और ये माइनस में। ओके, तो अब देखिए ये क्या है, ये आ गई हमारी किस में, माइनस में। ओके, नाउ अब 1 इंटू -8, अब अगला जो है हमारा माइनस B2C1, B2 क्या है हमारा 2 है, C1 क्या है, C1 है हमारा -5। अब आपको मैं बता दूं कि ये -5 आ क्यों रहा है। देखिए, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसे सारी की सारी जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो उसको बराबरी में इक्वल टू 0 में करना पड़ता है। तो ये 3x + 2y -8 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से C1 क्या हो गया -5, C2 क्या हो गया -8। इस हिसाब से ही हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे A1 क्या है 2, B2 क्या है 2, A1 है 2 और B2 क्या है 2, तो 2 × 2 हो गया माइनस। देन उसके बाद है आपका A2B1 3 × 1, दैट इज 3 × 1। अब यहाँ हो गया ये -8 + 10 अपॉन -8 + 10 अपॉन 2 × 2 = 4। ओके, और इधर ये हो जाएगा 3। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2/1, मतलब x की वैल्यू जो आपकी आ गई वो क्या आ गई 2, है ना। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, नाउ अब हम ये अभी हमने क्या निकाला था, ये x के लिए ये वाली वैल्यू निकाली थी। ओके, नाउ अब हम y निकालेंगे। देखिए अब क्या है कि हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को क्या फॉर्मूला बनेगा, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो y का जो एक फॉर्मूला बनता है क्या बनेगा, C1A2 - C2A1 अपॉन A1B2 - A2B1। यहाँ से C1 और आपको C1 की और इसकी वैल्यूज़ रखनी है। देखिए C1 की जो वैल्यू होगी हमारी, इसमें हमारे एक बार इधर में आपको फिर से लिख लेते हैं हम कि हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 और C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, अब A1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, A1 की वैल्यू क्या थी 2 थी, A1 की वैल्यू 2 थी, A2 की वैल्यू 3 थी, B1 की वैल्यू 1 थी और इसकी ये थी, इसकी ये थी और इसकी ये थी। अब इस हिसाब से हम पुट करेंगे C1A2। देखो C1 कहाँ है, C1 क्या है -5 × A2, C1 -5 × A2, -5 × A2 क्या है 3, माइनस C2 क्या है -8, -8 इंटू कितना होगा A1 क्या है हमारा 2 है, अपॉन A1 क्या है 2 और A1 B2 तो 2 × 2। ठीक है, नाउ माइनस A2 क्या है 3, A2B1 3 × 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितना 5 × 3, ये हो गया हमारा 15, और ये 8 2 16 होता है तो प्लस का 16 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 2 2 4 -3। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया 1/1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, x की वैल्यू आई थी कितनी 2 और y की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 1। तो यूनिक सोल्यूशन ये हमारे पास आ गया, x = 2 एंड y = 1। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इस तरीके से आपको ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड, इसके बाकी के साइड 2 पार्ट जो हैं वो आप खुद करेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम।
उसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिससे कि ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन से जो सॉल्यूशंस निकलें वो सॉल्यूशंस इनसे निकलने चाहिए हमको इनफिनाइट सॉल्यूशंस निकलने चाहिए। ए और बी की क्या वैल्यू होगी कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफिनाइट निकलेगा। तो इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको याद हो कि a1 अपॉन a2 हमेशा b1 अपॉन b2 के बराबर होता है और c1 अपॉन c2 के बराबर होता है। जब ये वाली कंडीशन होती है तब क्या होता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलते हैं, समझे। नाउ अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अब इधर हमको क्या करना, सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y माइनस 7, मैंने पहले ही आपको कहा था आपको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि ये जो इधर की तरफ है वो सब इधर लेके आना पड़ेगा। देन उसके बाद में क्या होगा कि आपको ये बात दूसरी वाली अरेंज करेंगे हम, x प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम इसको आगे करके देखते हैं, इसको आगे करते हैं सॉल्व। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। एक बार फिर लिख लेते हैं हम इसको कि क्वेश्चन को अरेंज करके एक बार फिर लिखते हैं, और लिखने फिर दोबारा जब लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। अब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हम अब इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस निकालें तो उसी फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। a1 अपॉन a2 तो मतलब 2 अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, b1 अपॉन b2 का मतलब 3 अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, c1 अपॉन c2 तो c1 अपॉन c2 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस b प्लस 2, ये हो जाएगा। इसको इससे एक बार कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशंस निकलेंगी हमारे पास, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ निकालते हैं, दूसरी इक्वेशन यहाँ निकालेंगे, ठीक है। नाउ पहले हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इस पूरे को और इस पूरे को कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा कि 2 अपॉन a माइनस बी बराबर माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 होगा। यहाँ से क्या होगा 2 यहाँ और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे, ओके। और इधर की तरफ में हम करते हैं कि इधर की तरफ क्या होगा, 3 अपॉन a प्लस बी बराबर माइनस 7 अपॉन माइनस 3a माइनस बी प्लस 2, ओके। अब ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू माइनस 3a माइनस बी प्लस 2 बराबर माइनस 7a प्लस बी, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आपको जो करना है इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है, ये हो जाएगा माइनस का 2b और ये हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा माइनस का 7a प्लस 7b, माइनस का 7a प्लस 7b। अब ये हम इनको अरेंज कर लेते हैं। देखो 7a इधर आएगा, माइनस का 6a प्लस का 7a, माइनस का 2b
माइनस का 7b, और ये माइनस का 4 उधर पहुंच जाएगा, और इधर आएगा क्या अब ये a माइनस 9b बराबर 4। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। ओके, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। देन उसके बाद में इधर की तरफ करते हैं, तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9a, ये हो जाएगा माइनस का 3b, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो गया माइनस का 7a, ये हो गया माइनस का 7b। अब ये 9a प्लस का 7a माइनस का 3b प्लस का 7b, ओके, और ये उधर हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा कितना माइनस का 6 हो जाएगा। ये 9 में से 7a गया, ये 7a है, 3 7, ये 7। अब इसके बाद हो गया ये कितना 9 का इधर ये हो गया माइनस का 2a, 9 प्लस 7 माइनस का 2a, और इधर ये हो गया कितना 7b, ये हो गया कितना प्लस का 4b बराबर माइनस का 6। ओके, नाउ आप इसमें से कॉमन लीजिए। अब कॉमन हम जब इसमें से लेंगे तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, और 2 कॉमन जब लेंगे तो क्या अब रह जाएगा ये अंदर, ये रह जाएगा माइनस का a प्लस का 2b बराबर माइनस का 6। तो माइनस का a प्लस का 2b बराबर माइनस का 3, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को करेंगे ऐड। फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को हम करेंगे ऐड। देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो आई है, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो आई है a माइनस 9b बराबर -4। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आई है a माइनस 9b बराबर माइनस का 4 बराबर माइनस का 4, a माइनस 9b बराबर माइनस का 4, फिर है माइनस a प्लस 2b, फिर है माइनस a प्लस 2b बराबर माइनस a प्लस 2b बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कर रहे हैं ऐड। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये और ये ऐड हो गया, कितना होगा, ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये जब ऐड होगा तो ये रह जाएगा कितना माइनस का 7b, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 7, जो कि आंसर आएगा b बराबर 1। ओके, b बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। अब इस b की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में हम पुट कर देते हैं। तो इस b की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो क्या होगा, a माइनस 9 इंटू 1 बराबर -4, तो a इज इक्वल टू -4 प्लस 9, तो a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो अब जब a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तब इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। यही था इस सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। दोस्तों सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब हम। देखो सेकंड पार्ट है ये। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि वो कहता है कि 2 इक्वेशन हैं, एक है 3x प्लस वाई बराबर 1 और एक इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, इसमें वो कहता है k की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे कि
ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन के जो सोल्यूशंस हैं वो नो सोल्यूशन, उसके सोल्यूशंस ही ना निकलें, उसके सोल्यूशंस ही ना निकलें। के की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे कि इन दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन ना ही निकले, मतलब नो सोल्यूशन आना चाहिए लीनियर इक्वेशंस का। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं, चलो आपको, ठीक है। तो अरेंज कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा -1 बराबर 0, और ये हो जाएगा कितना 2k - 1 x प्लस k - 1 y माइनस 2k - 1 बराबर 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जब नो सोल्यूशन की बात आती है तो हमारे पास कंडीशंस होती है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें तो ये हमको k की वैल्यू निकल जाएगी आराम से, है ना। तो देखो a1/a2 हमारा कितना होगा 3/2k - 1, 3/2k - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/k - 1, 1/k - 1 हो गया। अब इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा कितना 3k - 1, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3k - 3 हो जाएगा, 3k - 3 बराबर कितना हो जाएगा 2k - 1, ठीक है। अब ये 2k इधर आएगा जब, तो 3k - 2k बराबर कितना हो जाएगा -1 + 3, तो ये कितना होगा 3k में से 2k गया तो बच गया k, ठीक है, बच गया k। अब ये कितना हो गया 3 में से 1 गया तो बच गया 2, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2 आई, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ओके, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। देन उसके बाद जो हमारे थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मतलब दोनों मेथड से हमको सॉल्व करना है उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है उसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है हमको। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। उसमें क्या है कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से करना है। तो पहले हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी इक्वेशंस हैं हमारे पास 8x + 5y = 9, और एक इक्वेशन है 3x + 2y = 4। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, किसी एक इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। और इस अरेंज करने के बाद क्या होगा कि मान लो हमने सेकंड वाली इक्वेशन अरेंज कर ली, तो इसमें x = कितना हो जाएगा 4 - 2y/3। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो 8, अब x की जगह पे क्या होगा 4 - 2y/3 बराबर प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 8 4 से कितना होगा 8 4 से 32, 8 2 से 16y और 3 है इसका, और इसका एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा 3 5 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 से 15y, और ये 3 जब यहाँ तो रहेगा नहीं, ये सीधा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9 में, तो 9 3 से हो जाएगा 9 3 से 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 32 - y = 27, तो y = 27 - 32, तो y बराबर कितना हो गया -5, y बराबर हो गया 5, ठीक है। y आ गया कितना हमारे पास, y आ गया 5। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो x = कितना होगा 4 - 2 × y मतलब 5, 2 × 5 हो जाएगा। अब अपॉन में 3 है, तो 4 - 5 2 से 10 कितना हो गया 5 2 से कितना हो गया 10 हो गया, अपॉन में 3, 10 में से 4 गए तो बचे कितने 6 बच गए। अब बटे में 3 है, इसको हमने काट दिया, आ गया हमारे पास -2, तो x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ओके, नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम अब इसकी इक्वेशंस को एक बार फिर लिखते हैं।
अब इसकी इक्वेशंस को हम एक बार फिर लिखेंगे। देखो इसकी इक्वेशन अब की बार हम अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करके लिखने का मतलब ये है कि 8x + 5y - 9 = 0, मतलब इक्वल टू इक्वेट करनी है हमको 0 से। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसके फॉर्मूले को लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है कि x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास x अपॉन b2c1 माइनस b2c1 b2c2 इधर होगा, ये तो होगा हमारा b1c2 माइनस b1c2 माइनस b2c1, और ये होगा y = c1a2 माइनस c2a1 और होगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको पता है कि ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है और ये c1 होता है और ये c2 होता है। इसके हिसाब से हम इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करेंगे। तो b1 क्या है हमारे पास, b1 है 5 इंटू b1 इंटू c2, 5 इंटू c2 क्या है -4, माइनस का साइन लगेगा। देन उसके बाद में b2c1 कह रहा है, तो b2 क्या है 2 है, तो 2 इंटू -9 होगा। देन उसके बाद है y अपॉन में c1 क्या है हमारे पास -9 है, c1 हमारे पास है -9, a2 कितना है हमारे पास 3 है, a2 है हमारे पास 3। देन उसके बाद c2a1 c2 कितना है हमारे पास -4 है, c2 हमारे पास -4 है और a1 कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 8 है। देन उसके बाद 1 अपॉन a1, इसके बाद a1 b2 कितना है हमारे पास, a1 है हमारे पास 8 और ये b2 है कितना 2। देन उसके बाद में होगा 3 इंटू 5 a2 b1 3 इंटू 5। देन अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा कितना -5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 हो जाएगा। देन उसके बाद ये हो जाएगा कितना y अपॉन में 9 3 जा 27 और ये होगा 8 4 जा 32। देन इसके बाद ये होगा हमारे पास कितना 8 दूनी 16 माइनस 5 15। ठीक है, तो अब यहाँ देखो x की वैल्यू x अपॉन कितना हो जाएगा, ये -2 और ये कितना हो जाएगा y अपॉन 27, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 हो जाएगा। इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यूज हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -2 आई, और इसको कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये आ गई हमारे पास 5। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो पहले किया था वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम सम्स की तरफ चलेंगे, प्रॉब्लम सम्स धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट की सबसे पहले हमको बनानी है, क्या बनानी है उसकी, फर्स्ट पार्ट की सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए कि क्वेश्चन बोलता है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड अ रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she pays 1,000 rupees, and whereas a student B who takes food for 26 days pays 1,180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. एक हॉस्टल है, उसमें मंथली चार्ज एक है, उसके अलावा जो आप रोज़ खाना खाते हो, उस रोज़ जो खाना खाते हो उस खाने का चार्ज अलग है। तो एक फ़िक्स चार्ज है और एक खाने का चार्ज रोज़ का अलग है। तो फ़िक्स चार्ज को मान लेते हैं हम x, ठीक है, फ़िक्स चार्ज को हम मान लेते हैं x रुपीज़, ठीक है, और पर डे चार्ज को मान लेते हैं y रुपीज़। पर डे चार्ज को हम मान लेते हैं y रुपीज़। ओके, इस हिसाब से पहली कंडीशन के हिसाब से क्या है, फ़िक्स चार्ज प्लस कितने दिन खाया है उसने, 20 दिन खाया है। फिक्स चार्ज इंटू 20 दिन गुणा बाई रुपये कितने के बराबर होगा, ये हो गए हमारे 1000 रुपये के। ठीक है, उसने इतने रुपए जो हैं दिए, 20 दिन के इतने रुपये दिए। और दूसरी कंडीशन जो है उसके हिसाब से उसने 26 दिन खाया,
तो 26 इंटू वाई रुपीज़ बराबर हो गया कितना 1180 रुपया। ठीक है, अब इक्वेशन से हमारे पास आ गई एक आ गई x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, एक हो गई x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको हम अरेंज कर लेते हैं कि ये हो गई x प्लस 20y माइनस 1000। ठीक है, x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 और एक हो गई x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। अभी हम इसको करेंगे अपने जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसी मेथड से हम इसको करेंगे और देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो हमें पता है कि यहाँ A1 होगा, यहाँ A2, यहाँ B1, यहाँ B2, यहाँ C1, यहाँ C2। ठीक है, हमको A1, A2, B1, B2, C1, C2 सबको पता है। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं कि x अपॉन क्या होगा B1 C2 माइनस B2 C1 और y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये हो गया। अब x अपॉन B1 C2 हम देखते हैं। देखो B1 कहाँ है, B1 हमारा ये रहा, B1 C2 मतलब कि 1180 गुणा 20, ये हो गया हमारा कितना 1180 गुणा माइनस का 1180 गुणा 20 B1 इंटू C2 माइनस B2 26 इंटू C1। अब ये हो गया 26 इंटू माइनस का 1000। ओके, नाउ अब इसके बाद y अपॉन क्या होगा, हमारे पास C1 A2, C1 कितना है हमारे पास 1000, A2 कितना है 1, तो ये हो गया माइनस का 1000। ठीक है, इंटू 1 करेंगे तो वही रहेगा, फिर माइनस का साइन। अगला है C2 A1 11, अब ये होगा कितना हमारे पास माइनस का 1180। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास आ गया ये 1 अपॉन A1 B2, A1 कितना है हमारा ये 1 इंटू 26, तो 26 हो गया, माइनस होगा अब A2 B1, A2 कितना है A2 है हमारे पास 1 इंटू B1 मतलब 20 हो गया। ओके, अब ये हो गया कितना x अपॉन 2 8 दूनी 16, 2 एकन 2 और 1 3, 2 एकन 2। ठीक है, और ये 2 0, ये हो गया हमारे पास 2 0 और यहाँ हमारे पास कितना आ गया 26 इंटू 1000 कितना हो गया प्लस का 26,000। ओके, नाउ इधर ये क्या होगा y अपॉन माइनस का 1000 और प्लस का 1180 और यहाँ क्या होगा 26 में से 20 गए तो कितने बच गए, 26 में से 20 गए तो बच गए 6। ओके, अब इसको एक बार हम इधर आगे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया x अपॉन 2400 बराबर y अपॉन 180 बराबर 1 अपॉन 6। इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास y अपॉन 180 बराबर 1 अपॉन 6। इसको क्या करेंगे, इसका क्या होगा 180 अपॉन 6, तो y बराबर कितना आएगा 30 आएगा। और यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होगा x अपॉन 2400 बराबर 1 अपॉन 6, तो x बराबर क्या होगा 2400 अपॉन 6, तो x बराबर आएगा 400 रुपये। ठीक है, x बराबर आएगा 400 रुपये। ठीक है, अब देखिए अब हमारा फिक्स चार्ज क्या है। अब फिक्स चार्ज जो था हमारा वो था क्या
फिक्स चार्ज था हमारा x, तो x क्या है, ये आ गया हमारा कितना, फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, इतना फिक्स चार्ज लग रहा है। और ये है हमारा पर डे फूड चार्ज, पर डे फूड चार्ज। ठीक है, पर डे फूड चार्ज, ये फूड चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है। आपको ये इस तरीके से निकल गया। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। और सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके से करना है हमको। एक बार क्वेश्चन नंबर जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, वो कहता है, इसके लिए हम इधर लिख लेते हैं उसको, कि उसके इक्वेशंस वगैरह सब कुछ लिख लेते हैं हम। देखो उसमें कहता है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो पहले let the fraction, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, let the fraction be x upon y, जिसमें कि x क्या है, न्यूमरेटर है, और y क्या है, डिनोमिनेटर है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से, केस फर्स्ट के हिसाब से क्या कहता है कि यदि मैं न्यूमरेटर में से 1 घटाता हूँ तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। यदि मैं न्यूमरेटर में से 1 घटाता हूँ तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ठीक है, और इधर की तरफ हम एक और लिखते हैं, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड कहता है कि इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator। वो कहता है कि यदि मैं 8 ऐड कर दूँ डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाता है, तो फ्रैक्शन हो जाती है 1/4। यदि मैं डिनोमिनेटर में से 1 घटा देता हूँ तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। यदि मैं डिनोमिनेटर में 8 जोड़ देता हूँ तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या होगा, 3, ये हो जाएगा इधर 3x - 3 बराबर y, इधर हो जाएगा 3x - y - 3 = 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इधर क्या हो जाएगा, 4x बराबर y + 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4x - y - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया क्या, सेकेंड इक्वेशन। ये हो गई हमारी क्या, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ अब इसके बाद क्या होगा। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं हम। देखो इक्वेशन में इसका सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, x अपॉन कुछ लिखा जाएगा, y अपॉन कुछ लिखा जाएगा, x अपॉन और y का और 1 अपॉन। देखो इधर क्या होता है, b1c2 माइनस b2c1, और यहाँ क्या होगा, c1a2 माइनस c2a1, और इधर क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो b1c2 क्या है, -3 इंटू b1c2 हमारा कितना होगा, b1 कितना है, b1 है हमारा 1। ठीक है, b1 है -1, b1 ये हो गया। अब c2, b1 ये रहा, c2 यहाँ पर है हमारा -8। c2 कितना है, -8, c2 है हमारा -8। b1c2 माइनस b2, अब b2 कितना है, b2 है हमारे पास -1, b2 -1 है। अब b2 बराबर ही कितना होगा, -1 इंटू c1 है -3। ओके, नाउ y अपॉन c1 कितना है, 4 है, c1 है -8, c1 इधर है ये -3। ठीक है, c1 है हमारा -3, c1 a2 करना है, a2, अब a की जगह है ये रहा, a2 यहाँ पर है हमारा 4 इंटू 4 माइनस c2a1 c2 कितना है हमारे पास, c2 है हमारा -8, c2 है हमारा -8 इंटू -8 c2a1 कितना है 3। ठीक है, फिर एक और है 1 अपॉन a1
1/a1, a1 कितना है 3, a1 b2 है -1 माइनस a2 है हमारा कितना 4 इंटू b1, 4 इंटू -1। ओके, अब इसको सबको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। हमने वो पिछली वाली इक्वेशन को उसको सॉल्व किया तो उसके बाद वो आया x/8 - 3y/-12 + 24 1 = ये। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x/5 बराबर y/ कितना होगा 24 और -12 कितना होगा, ये होगा हमारा 12 बराबर कितना होगा 1/1, ये होगा 1/1। अब हम x/5 को कंपेयर करेंगे 1/1 से और y/12 को कंपेयर करेंगे 1/1 से। तो यहाँ पर x = 5 आएगा और यहाँ y = 12 आएगा। ओके, तो फ्रैक्शन हमारी क्या थी, फ्रैक्शन थी हमारी x/y, तो क्या हो गया 5/12। ठीक है, फ्रैक्शन हमारी क्या आ गई 5/12। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। देन इसके बाद में आपको और क्वेश्चंस हैं कुछ, उनके बारे में बात करेंगे हम। कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर है थर्ड पार्ट में वो कहता है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट नंबर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग answer. Had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deducted for each incorrect, then Yash would have scored 40 marks. Then Yash would have scored 40 marks. इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो इसकी हम इक्वेशंस, सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। ये थर्ड पार्ट है हमारा। देखो इसमें वो कहता है कि यश स्कोर्ड 40 नंबर, यश को मिले हैं 40 नंबर। कितने नंबर मिले हैं 40 नंबर मिले हैं। कब मिले हैं, जब उसे सही आंसर्स के लिए, मान लो सही आंसर्स जो थे उनका नंबर था x। ठीक है, तो सही वालों के लिए x मान लिया हमने, तो सही आंसर थे तो एक आंसर के लिए 3 नंबर मिले, तो 3 × x हो गया। सही के लिए 3 मिले और सही के लिए 3 मिले और उसको गलत के लिए 1 नंबर उसका कटा, गलत के लिए उसका 1 नंबर कटा और गलत मान लिया हमने y नंबर थे। ठीक है, तो उसके लिए उसका 1 नंबर कटा। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास 3x - y - 40 माइनस बराबर क्या हो गया 1, मतलब ये 1 हो गई हमारी, -40 बराबर 0। इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सही में से गलत कटा दिया हमने तो 40 नंबर उसके आते हैं। और वो कहता है कि यदि इसको हर एक के लिए, सही के लिए 4 नंबर मिलते और एक में जब गलत है तो उसके लिए 2 नंबर घटाए जाते तो इसके 50 नंबर आते। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद में 2x ये हो गया, इधर ये y हो गया और ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 25 हो गया। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x - 5 -25 = 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ये हो गई हमारी। फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये। सेम तरीके से हम वही वाला तरीका अपना यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारे पास x/b1 c2 - b2 c1 y c1a2 - c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1 b2 - a2 b1। ओके, ये इस तरीके से ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। इसकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, b1 क्या है हमारा, देखो b1 है हमारे पास, अब b1 है हमारे पास वो है -1। ठीक है, b1 है हमारे पास -1, b1 × c2, b1 जो है हमारा b1 × c2 क्या है, b1 है हमारे पास b2,
B2 इंटू सी वन कर B1 C2 करना है हमको। तो B1 है हमारे पास कितना, ये, और C2 कितना है हमारे पास, ये। तो ये हो गया माइनस का 25। ओके, फिर माइनस का साइन B2 C1। अब B2 कितना है हमारे पास में, B2 है हमारे पास 1 माइनस का 1, और C1 कितना है माइनस का 40। C1 है हमारे पास माइनस का 40। इसको बराबर रखेंगे y अपॉन में C1A2। C1 कितना है हमारे पास -40, C1 है हमारे पास -40, और A2 कितना है हमारे पास, A2 है 2। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। फिर C2A1 कितना है हमारे पास -25। ओके, -25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C2 को A1 से। A1 कितना है हमारे पास 3 है। ओके, देन उसके बाद बराबर में रखेंगे हम क्या, 1 अपॉन A1 कितना है हमारे पास 3 है। A1 इंटू B2 है माइनस का 1, ठीक है, माइनस A2 B1 कितना है 2, A2 है 2 इंटू B1 है -1। ठीक है, ये हो गया -1। अब इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगले पेज पे करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों उसको सॉल्व करने के बाद में ये आया हमारे पास, देखो इसमें 25 में से 40 गया, माइनस का 15 रह गया, और y अपॉन में -5 रह गया, ये 1 अपॉन -1 हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो x अपॉन -15 बराबर 1 अपॉन -1, और इधर y अपॉन -5 बराबर 1 अपॉन -1। यहाँ x इजिकल टू -15 अपॉन -1 हो गया, और ये y इजिकल टू -5 अपॉन -1 हो गया। इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया। अब x बराबर 15 हो गया और y बराबर 5 हो गया। x बराबर 15 और y बराबर 5 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, सही आंसर मतलब करेक्ट नंबर ऑफ़ करेक्ट क्वेश्चंस प्लस नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, रॉन्ग वाले करेक्ट कितने हैं, x थे, तो वो हो गया 15, रॉन्ग वाले कितने हैं 5 आ गए, तो ये होगा टोटल हो गया 20। तो 20 क्वेश्चंस थे वो टोटल, यही आंसर को यही क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4th की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th की बात करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 4th कहता है कि प्लेसेस ए एंड बी, प्लेसेस ए एंड बी, ए और बी दो प्लेस हैं जहाँ पर एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। अब सवाल ये कहता है कि जब ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, जब ये दोनों गाड़ियाँ किसी एक डायरेक्शन को चल देती है, मान लो कि इधर की तरफ चल दें या फिर इधर की तरफ चल दें, मान लो कि ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये दोनों इस तरफ जाती हैं। जब दोनों इस तरफ जाती हैं तो ये दोनों गाड़ियाँ 5 घंटे बाद 5 आवर्स लेटर 5 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। लेकिन जब यही गाड़ियाँ इसके हिसाब से देखो, अब ये दोनों इधर को जा रही है तो रिलेटिव स्पीड की बात आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड की बात आएगी। जब ये गाड़ी दोनों इधर जाएंगी, मान लो कि एक ही जो है उसको x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है ए, और b जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। ठीक है, b जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। हमको एक फॉर्मूला मिला हुआ है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमको डिस्टेंस जब निकालना होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये x किलोमीटर के हिसाब से जा रही है, ये y के हिसाब से जा रही है। तो इसके हिसाब से देखो, अब ये दोनों एक तरफ जा रही हैं, है ना, ये दोनों की दोनों एक तरफ जा रही हैं। तो इनका क्या होगा कि ये, और जब ये दोनों एक तरफ को जाती हैं, जब ये दोनों एक तरफ को जाती हैं तब क्या होता है कि जब ये दोनों एक तरफ को जाती हैं तब क्या होता है कि इनकी जो स्पीड होती है
वो माइनस होती है। जो बड़ी वाली स्पीड होती है, जिसकी ज़्यादा स्पीड है, उसमें से छोटी वाली स्पीड को माइनस करते हैं। मान लो हमने एक ही स्पीड को ज़्यादा मान लिया, तो जब ये एक डायरेक्शन में जा रही हैं तब इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड होगी x माइनस वाई। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई होगी, है ना। और कितना डिस्टेंस कवर करेंगी ये, 5 घंटे में। 5 घंटे में ना, देखो स्पीड क्या है x माइनस वाई, और डिस्टेंस की बात चल रही है, डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस कितना है, 100 है हमारे पास। स्पीड कितनी है, ये टाइम कितना लगा, 5 घंटे लग गया, ठीक है। 5 घंटे लग गया तो क्या होगा, ये 5x माइनस 5y बराबर 100 हो गया, है ना। यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ओके। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, हमने मान ली। अब दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि जब ये अभी तो क्या था, सिंगल एक डायरेक्शन में जा रही थी। दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि वो जो गाड़ियाँ हैं जब एक दूसरे के एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक दूसरे के लिए आ रही हैं, जैसे मान लो ये इधर से ये वाली इधर को चले और ये वाली इधर को चले, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है, इनकी स्पीड हो जाती है प्लस। जब इनकी स्पीड हो जाती है प्लस, और कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है इसको, और कितनी देर में और कितना किलोमीटर उनको कवर करना है, वो 100 किलोमीटर्स कवर करना है। और ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो क्या करना है हमको कि फर्स्ट और सेकेंड को मैं ऐड कर देता हूँ। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई बराबर 100 बराबर 20 100, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन। अब देखो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बराबर 20 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आएगा, 120 बटे में 2, मतलब कि कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कितना, 60 किलोमीटर। अब उसके बाद में अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक वैल्यू में हम पुट करके देखते हैं, किसी भी एक वैल्यू में पुट कर देते हैं। मान लो सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो क्या होगा, 60 प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से y निकल के आ गया हमारे पास कितना, 100 माइनस 60, है ना। 100 माइनस 60 कितना हो गया हमारे पास y, 40, है ना। अब y कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। सवाल क्या कहता है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। अब x का क्या मतलब हो गया कि ये 60 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और y की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। y की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। जब गाड़ी एक दूसरे के सामने आ रही हूँ, जब गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही हूँ, एक दूसरे के तरफ आ रही हूँ, तब क्या होता है कि x उनकी स्पीड्स होती हैं वो प्लस हो जाती है रिलेटिव में। जब गाड़ी एक दूसरे के पास ना आकर के किसी एक डायरेक्शन में जा रही होती है, तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो इस तरीके से ये सवाल होता है। तो और इसमें हमारी x की वैल्यू आई है ज़्यादा, जिसकी स्पीड है उसकी स्पीड आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जिसकी कम स्पीड है वो आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। इस तरीके से ये सवाल करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, मतलब 5th पार्ट उसका जो है हमारा, उसकी बात करेंगे। तो देखो 5th पार्ट में एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से ये 5th पार्ट होगा। देखो 5th पार्ट क्या कहता है, the area of the rectangle gets reduced by 9 square kilometer if the length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 unit। मान लो लेट लेंथ को मान लेते हैं हम x, ठीक है, और y x यूनिट मान लेते हैं लेंथ को,
और ब्रेथ को मान लेते हैं कितनी, y यूनिट मान लेते हैं। इस हिसाब से एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा x इंटू वाई, मतलब कि एक्स वाई। ठीक है, अब फर्स्ट केस के हिसाब से देखो, फर्स्ट केस जो कहता है वो कहता है कि लेंथ कितनी है। फर्स्ट केस में कहता है कि अगर हम लेंथ को कितना घटा दें, कह रहा है कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को हम 5 यूनिट से घटा दें, तो मतलब जो प्रेजेंट थी उसकी x में से 5 यूनिट घट जाएंगी, तो ये इतनी यूनिट हो जाएंगी। तो ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास, ब्रेथ होगी कितनी y, और ये ब्रेथ कहता है कि ब्रेथ हमने इंक्रीज कर दी 3 यूनिट, ब्रेथ को उसने इंक्रीज कर दिया है 3 यूनिट, मतलब प्लस हो गया, इंक्रीज करेगा तो प्लस होगा और डिक्रीज करेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब हमारा फिर वो कहता है कि इसका जो एरिया है वो 9 यूनिट घट जाता है, उसका एरिया जो है वो 9 यूनिट घट जाता है। पहले नॉर्मल एरिया उसका क्या था, उसका नॉर्मल एरिया था एक्स वाई, अब एक्स वाई में से 9 यूनिट घट जाती हैं। ठीक है, 9 यूनिट घट जाती हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा करके, एरिया का फॉर्मूला जो एरिया क्या है हमारा एक्स वाई माइनस 9 यूनिट है। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है हमारे पास x माइनस 5 और y प्लस 3, ये लेंथ है हमारे पास, और एक्स वाई माइनस 9 ये हमारे पास है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, x को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, x को 3 से किया तो कितना हो गया, 3x हो गया, माइनस 5 को y से किया तो माइनस 5y हो गया, माइनस 5 को 3 से किया तो कितना हो गया, माइनस का 5 3 15 बराबर कितना हो गया, एक्स वाई माइनस 9। अब देखो, इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को काट सकते हैं हम। अब यहाँ से 3x माइनस 5y हो गया, और यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 15 हो गया, ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर 15, यहाँ पे बच गया हमारे पास कितना, 6 बच गया। ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, वो वाला मेथड थोड़ा बड़ा पड़ता है, लेकिन आप उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से हमने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड केस जो है हमारा, सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस में वो कहता है कि जो लेंथ है, अगर वो सेकंड केस में वो कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को, और हम ब्रेथ को कितना बढ़ा दें, ब्रेथ को बढ़ा दें 2 यूनिट, ब्रेथ को बढ़ा दें 2 यूनिट, तो एरिया जो है, एरिया कितना हो जाता है, 67 यूनिट बढ़ जाता है, एरिया जो है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो फिर ये इधर क्या होगा, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर क्या होगा, एक्स वाई प्लस 67, x को इससे किया तो ये हो गया एक्स वाई, और ये कितना हो गया हमारा 2x, और ये हो गया हमारा 3y, और ये हो गया हमारा 3 2 जा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, और यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6 हो गया, और यहाँ हो गया 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 67 में से 6 गया तो कितना बच गया, ये बच गया 6 बच गया। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम इस वाली इक्वेशन को, चलो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम करेंगे तो देखो, इसमें से किसी एक को हमको अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज कर लेते हैं, चलो इस वाले को अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज होगा तो ये क्या होगा, 6 प्लस 5y अपॉन में 3, यहाँ से x ये आ गया। ठीक है, इस x की वैल्यू को, इसको हम थर्ड इक्वेशन मानते हैं, इस x की वैल्यू को सेकंड में रख देते हैं हम, हैं, इस x की वैल्यू को पुटिंग थर्ड इन सेकंड, थर्ड इक्वेशन को सेकंड में रख देते हैं हम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5y अपॉन में 3 प्लस 3y बराबर 61 होगा। ओके,
देखो 6 दूनी कितना होगा 12, 5 दूनी कितना होगा 10y, और ये 3 तिया 9y। ठीक है, अब यहाँ ये 3 जो हमने इधर एलसीएम में ले लिया इसका, तभी 3 तिया 9y आया, 9y आ गया। अब इस 3 को हम इधर सीधा मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18, 183 हो गया। अब देखो 10y प्लस 9y कितना हो गया 19y, और 183 में से 12y गया तो 12 गया तो कितना बच गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 171, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 1 गया 17, 171 अपॉन में 90। ठीक है, 19 से इसको मैंने काटा तो y आ गया हमारा कितना, y आ गया हमारे पास 9। ठीक है, y आ गया कितना हमारे पास 9, y आ गया कितना 9 आ गया हमारे पास y। अब हम क्या करेंगे कि लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, इस y को हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे, इस y को हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। अब देखो y को थर्ड इक्वेशन में सीधा डायरेक्ट यहीं रख देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या होगा, इस y को यहाँ निकाला, अब y को हमने इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा 6 + 5 × 9 अपॉन में 3, तो कितना होगा 6 + 9 5 जा कितना होगा 45 अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 45, और 6 कितना हो गया 51 अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारा 51 अपॉन में 3। अब इसको मैंने जब ये यहाँ से काटा तो कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास कितना आया, ये आ गया हमारे पास 3 एकम 3 और 7 17, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 17, x की वैल्यू आ गई 17। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में जो इसकी लेंथ थी हमारी 17, ठीक है, लेंथ थी हमारी 17 यूनिट, और ब्रेथ थी हमारी कितनी y यूनिट, जो कि आया 9 यूनिट। ठीक है, y हो गई 9 यूनिट। इस तरीके से ये सवाल ख़त्म हो गया और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।